नमस्कार दोस्तों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ग 2 गणित की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम का रहने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघातीय समीकरण के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं और उन पे आधारित कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले टॉपिक के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघातीय समीकरण। तो दरअसल ये एक डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल होता है, एक बहुपद होता है और जिसे हम समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघातीय समीकरण का, वो ऐसा कुछ होता है। देखिए सामने ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां पर जो आपको a दिख रहा है, इस a को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x की घात 2 वाले पद का गुणांक। ये जो b हो गया ये x की घात 1 मतलब रैखिक पद, ये रैखिक पद कहलाएगा, ये द्विघातीय पद कहलाएगा मतलब कि क्वाड्रेटिक टर्म कहलाएगा, और उसका गुणांक मतलब कोफिशिएंट, रैखिक पद का कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। यहां पर कंडीशन ये होती है कि a का मान शून्य नहीं हो सकता। यदि a का मान शून्य हो जाएगा तो भाई ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और b और c के मान बिल्कुल 0 हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब देखिए आगे हम देखते जाते हैं इसके और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सामने आपको एक एग्जांपल देख रहा है, एक उदाहरण देख रहा है। जो चीज अभी मैंने बताई, कोफिशिएंट ऑफ x² या x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, कांस्टेंट टर्म मतलब कि स्थिर पद जो है वो c होता है। सामने आपको एक रैखिक समीकरण दिख रहा है, a b c के मान क्या होंगे, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a का मान यहां पर क्या हो जाएगा 3, b का मान यहां पर क्या हो जाएगा 5, c का मान यहां पर क्या हो जाएगा -2। तो पहला काम तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि कोई भी समीकरण दिया है वो द्विघातीय है कि नहीं, उसमें वेरिएबल की मतलब कि चर की सबसे अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए, और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि मानक रूप है, और उसके गुणांक मतलब कि कोफिशिएंट्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो चीज हमने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसका हल किस प्रकार से निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण के हल निकालने की जो सबसे प्रथम विधि है, फर्स्ट मेथड है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि गुणन खंड विधि। तो चलिए इस मेथड को समझते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघातीय समीकरण है इस प्रकार से, और यदि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो a का मान 1 आएगा, b का मान 5 आ जाएगा और c का मान 6 आ जाएगा, मतलब कि कोफिशिएंट या गुणांक के मान इस प्रकार से आएंगे। अब इसका रूल यह होता है कि गुणनखंड विधि में, फैक्टराइजेशन मेथड में, आप ये बीच वाले पद को, मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, इस प्रकार से तोड़ते हैं कि इनका जो योग है वो 5 आए और इनका जो गुणनफल है वो इन दोनों के गुणनफल के मतलब a और c के गुणनफल के बराबर आए। अब देखिए यहां a और c का गुणनफल कितना आएगा, तो 1 into 6 मतलब कि 6 आ गया, है ना। अब 6 के ही फैक्टर मतलब कि गुणनखंड निकालेंगे और ऐसे गुणनखंड को लेंगे जिनका योग 5 आना चाहिए। तो देखिए किस में टूटेगा, ये टूटेगा 2 और 3 में, क्योंकि 2 गुणा 3 6 हो जाता है, 2 धन 3 5 हो जाता है। मतलब कि जो बीच वाला पद है, मिडिल टर्म है, वो टूटेगा, वो ब्रेक होगा किसमें, 2x और 3x में, और उसके बाद कुल मिला के आपको 4 पद मिल जाएंगे, 4 टर्म्स मिल जाएंगे। अब क्या करना है, इसमें पेयर बनाने, जोड़ियां बनानी है। ये 2 जोड़ियां हो गई। फर्स्ट पेयर में से, पहले जोड़े में से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहां से x को हमने निकाल लिया बाहर। यदि हमने x बाहर निकाला तो यहां पर एक x बचा, x बाहर निकला तो यहां पर +2 बचा। उसी प्रकार से दूसरे में से क्या बाहर निकलेगा, तो ये दोनों ही संख्याएं 3 से भाग जाती हैं, डिवाइड होती हैं, तो यहां पर हम +3 बाहर निकाल लेते हैं, तो कुल मिला के x +2 बचेगा। अब देखिए यहां पर ये वाले जो दोनों फैक्टर्स है, जो गुणनखंड है, वो एक बराबर आ रहे हैं और हमेशा आएंगे इस रूल में। तो x +2
पहला गुणनखंड हो गया और दूसरा क्या हो गया x+3। ये दो फैक्टर आपको मिल गए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में गुणनखंड विधि में पहले आपको बीच वाले पद को तोड़ना है और इस प्रकार से दो गुणनखंड निकालने हैं, दो फैक्टर निकालने हैं जो कि लीनियर फैक्टर होंगे, मतलब कि रैखिक गुणनखंड होंगे। अब इसके बाद आपको इन दोनों को शून्य के बराबर कर देना है। तो x+2 को यदि शून्य के बराबर करेंगे तो x का एक मान ऋण 2 आएगा और x+3 को यदि शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान ऋण 3 आएगा। तो ये जो x के जो दो मान आपको मिले हैं इसे ही इस द्विघातीय समीकरण का हल कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए और कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातें, जैसे कि x के ये जो दो मान है इसे इसका रूट्स यानी कि मूल कहा जाता है। मूल किसका? इस द्विघातीय समीकरण का। तो मेरे ख्याल से पहली विधि आपको याद आ गई होगी, आप बचपन में सॉल्व करते थे या अभी भी अगर आप लोग कहीं पढ़ा रहे तो प्रैक्टिस में होगा ये मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी विधि है उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब कि वर्ग पूर्ण विधि। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किस प्रकार से बनता है, चलिए उसको भी समझते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लेते हैं हमारे पास ये एक द्विघातीय समीकरण है, x² + 6x + 5, x² + 6x + 5 = 0। अब इसको हमें यदि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसका हल निकालना है तो हम यहां पर इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, या तो a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे या फिर a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि होता है a² + 2ab + b², जिसका की मान होता है a + b का होल स्क्वायर, है ना। या तो फिर ये वाला यूज होगा a² - 2ab + b², जिसका मान होता है a - b का होल स्क्वायर। तो कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा लगेगा, प्लस वाला या माइनस वाला? तो आप देखिए जो रैखिक टर्म है, जो लीनियर टर्म है, मतलब x वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ये कांस्टेंट टर्म को इधर पे भेज देना है। तो कुल मिला के ये जो समीकरण बनेगा ये इस प्रकार से हो जाएगा, x² + 6x और इक्वल टू में क्या आ गया यहां पर -5। अब आपको इसे ऐसे जमाना है। ऐसे जमाने के लिए पहला वाला टर्म तो स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, दूसरा क्या चाहिए हमें, 2ab चाहिए। तो भाई ये x का स्क्वायर हो गया, प्लस यदि मैं 6 को तोड़ता हूं तो 2 × 3 लिख सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 × x × 3। समझ में आई ये चीज? क्योंकि a का मान देखिए, a की जगह पे x आ रहा है तो मतलब a का मान x है, तो a² + 2a और जो बच गया वो b है, जो बच गया वो b है, मतलब 3 जो है b है, मतलब हमें b की घात 2 चाहिए, b² चाहिए। तो इसके लिए यहां पर मैं b² मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ता हूं। अब यदि इस समीकरण में मैं 3 की घात 2 जोड़ रहा हूं लेफ्ट की तरफ में, तो राइट की तरफ में भी जोड़ना पड़ेगा, तो +3²। कुल मिला के ये पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और यदि हम राइट साइड पे देखेंगे तो ये हो गया -5 + 9। इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 4, तो x + 3 की घात 2, इसका मान हो गया 4। अब यदि यहां से आपको x के मान निकालने हैं, इसका मूल निकालना है, रूट्स निकालना है, तो आप यहां से इस वर्ग के चिन्ह को हटाएंगे और इधर वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो x + 3 का जो मान है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा +- √4, मतलब 4 का वर्गमूल, और +- धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह आएंगे। अब देखिए एक बार हम इसको धनात्मक करके ले लेते हैं, है ना, तो √4 2 होता है, तो एक बार +2 ले लेते हैं और एक बार x + 3 का मान -2 ले लेते हैं। तो कुल मिला के x का एक मान ऋण1 आएगा और x का दूसरा मान ऋण5 आएगा। तो ये मिल गए आपको x के दो मान। क्या ये विधि आपको समझ में आई, वर्ग पूर्ण विधि? हालांकि इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कम होता है, लेकिन आपको इस मेथड को आना चाहिए, ये मेथड आपसे बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दूसरा मेथड जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ, मतलब कि तीसरा तरीका जिससे हम द्विघातीय समीकरण को हल कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र, या फिर श्रीधराचार्य रूल।
अब सीधे सीधे एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले में आप ए बी सी के मान रखिए और आपको उस द्विघातीय समीकरण का हल मिल जाएगा। चलिए फॉर्मूला क्या है मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं। मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई एक द्विघातीय समीकरण है और इसमें जो x के दो मान मिलेंगे या जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, श्रीधराचार्य रूल होगा, वो इस प्रकार है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब यहां पर d क्या है? a और b तो हमें पता है, लेकिन d क्या है? तो यहां पर d है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विचलक। तो d का मान किस प्रकार से निकलता है? तो d का मान निकालने का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको क्या करना है? d का मान निकालना है और a, b और d के मान को इसमें रख देना है, जिससे आपको उस द्विघातीय समीकरण का हल मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जो लिया था उसी द्विघातीय समीकरण को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा एक और चीज देखिए, यहां पर जो प्लस और माइनस जो आपको दिख रहा है, मतलब एक बार धनात्मक लेना एक बार ऋणात्मक लेना है। और आपने जैसे पिछले दो उदाहरणों में भी देखा, x के कुल मिला के दो मान मिलते हैं, दो मूल मिलते हैं, तो वो दोनों यहां से मिलेंगे। चलिए फिलहाल हम इसे हल करना चालू करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। यदि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a का मान 1, b का मान 5 और c का मान 6 मिल जाएगा। अब यदि पहले हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विचलक का मान निकालते हैं तो इसके सूत्र में a b c के मान रख देते हैं। एक चीज यहां पर मैंने छोड़ दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसका मान रख देते हैं। बी स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 5 की घात 2 ऋण 4 माइनस 4 ac, a का मान 1 हो गया, c का मान 6 हो गया। तो यदि इसको आगे हल करेंगे तो d का मान कितना हो जाएगा? 5 25 माइनस 6 चौके 24, 25 में से 24 गया 1, तो d डिस्क्रिमिनेंट विचलक का मान आ गया है 1। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, x के मान को निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब कि द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि माइनस b आता है। तो भाई b का मान क्या है? तो b का मान है 5, तो यहां गया ऋण 5 प्लस माइनस रूट d। तो d का मान अभी हमने निकाला 1, इसको रख दिया यहां पर। बटे में क्या आया है? 2a। तो a का मान क्या है? देखिए जल्दी से, a का मान है 1। तो कुल मिला के x का मान क्या मिलेगा? -5 प्लस -1 अपॉन 2। अब देखिए एक बार धनात्मक ले लीजिए, एक बार ऋणात्मक ले लीजिए। तो जब हम धनात्मक लेंगे तो -5 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब कि -4 अपॉन 2 मतलब कि -2, ये आ जाएगा x का पहला मान। दूसरे मान को निकालने के लिए -5 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब कि -6 अपॉन 2 मतलब कि -3, तो ये मिल गया x का दूसरा मान। तो x के कुल मिला के दो मान हमें मिले हैं, -2 और -3, जो कि इसके मूल भी कहे जाते हैं। एक और चीज बता दूं, ठीक है, यदि एक यह पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो इन्हीं मूलों को, इन्हीं रूट्स को जीरोस भी कहा जाता है ना, जीरोस भी, और उसे ज्यादातर अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से आपको यह द्विघातीय सूत्र का उपयोग समझ में आ गया होगा और प्रयोग समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से उसे यूज करना है। ठीक है, हल निकालने के लिए। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विचलक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ये जो d है, डिस्क्रिमिनेंट है, विचलक है, ये बहुत काम की चीज है। यह डिसाइड करता है, यह तय करता है कि जो द्विघातीय समीकरण आपको दिया गया है, क्या उसका हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता। हल निकलने का मतलब वास्तविक हल निकल सकता है कि नहीं। ठीक है, और यदि वास्तविक हल निकलेगा तो वो हल किस प्रकार का होगा? क्या वो एक जैसे होंगे मतलब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, या फिर भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग होंगे? तो चलिए देखते हैं इससे कैसे हमें पता चलता है। यदि d का मान 0 से बड़ा है मतलब कि धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, और रियल होंगे मतलब कि वास्तविक होंगे, जैसा कि अभी हमें पिछले उदाहरण में देखने को मिला। यहां पर d का मान 1 था और यदि हमने d के मान का उपयोग किया यहां पर, तो x के कुल दो मान मिले -2 और -3, तो दोनों ही डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, भिन्न थे, और रियल थे मतलब कि वास्तविक थे।
यदि d का मान शून्य आता है तो क्या होगा? तो आप इस सूत्र को ही देख लीजिए। यदि d का मान शून्य होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, तो यहां पर फॉर्मूले में प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू रखने पे आपको x के दोनों मान एक जैसे मिलेंगे, एक समान मिलेंगे। तो इससे ये चीज पता चल गई कि भाई जब d 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल, मतलब कि वास्तविक और एक बराबर। यदि d का मान ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, तो उस स्थिति में आपको कोई भी वास्तविक हल नहीं मिलेंगे, मतलब कि कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ऐसा क्यों होगा? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो अभी हमने द्विपद सूत्र देखा, उसके अनुसार यदि d का मान ऋणात्मक होगा तो इस स्थिति में इस वर्गमूल के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, -1, -2, कोई भी एक संख्या, -1 ले लेता हूं मान के चलिए। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी वास्तविक नहीं होता, रियल नहीं होता। इस वजह से नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कि प्रवृत्ति, मूलों की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस टॉपिक में? तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि मूलों का योग और उनका गुणनफल। तो जैसा अभी आपको ध्यान होगा, मैंने बताया जो x के दो मान मिलते हैं, जो दो वैल्यूज मिलती है, दो हल मिलते हैं, उन्हें रूट्स मतलब कि मूल कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं यदि उसे हम पॉलिनोमियल मतलब कि बहुपद के तौर पे देखें तो। और इनके जो दो मान होते हैं उन्हें अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अब मूलों के योग से मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और मूलों के गुणनफल से मतलब है अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो इनके योग और गुणनफल है वो इनके गुणांकों मतलब कि कोफिशिएंट्स से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? यदि कोई द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस प्रकार से बनता है, तो इसके जो मूलों का योग है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -b/a के बराबर होगा, और इनके मूलों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो c/a के बराबर होगा। अभी देखते हैं, उदाहरण के लिए अभी हमने एक द्विघातीय समीकरण का हल किया। वो द्विघातीय समीकरण ऐसा कुछ था, इसको रंग बदल के लिख लेते हैं चलिए ताकि समझ में आए। और वो समीकरण ऐसा कुछ था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां पर देखिए a का मान 1 था, b का मान 5 था और c का मान 6 था। और अभी पिछले वाला ही प्रश्न ले रहा हूं, कोई नया नहीं है। जो हमने अल्फा और बीटा के मान निकाले वो कितने आए थे? अल्फा का मान -2 था, बीटा का मान -3 था। तो यदि हम इन मूलों का योग करें, मतलब अल्फा धन बीटा, अल्फा प्लस बीटा करें, तो -2 और -3 को जब जोड़ेंगे तो -5 मिलेगा। और इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? तो ये आना चाहिए -b/a के। तो देखिए -b/a यदि हम करते हैं तो यहां पर आ जाएगा -b का मान 5 हो गया, a का मान 1 हो गया, तो ये आ जाएगा -5। तो देखिए ये दोनों चीजें बराबर आ गई, मतलब कि ये पहला जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है मूलों के योग और गुणनफल का उनके गुणांकों के साथ, वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी सबको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि द्विघातीय समीकरणों का बनना या कैसे बनाया जा सकता है द्विघातीय समीकरण को। तो चलिए इसे भी आगे समझते हैं। यदि मान लेते हैं आपको किसी द्विघातीय समीकरण के मूलों के मान मतलब कि रूट्स या फिर कह दे जीरोस, ये पता है कि वो अल्फा और बीटा है, और आपको वो समीकरण बनाना है कि वो क्या बनेगा, तो उसका सीधा सीधा ये सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, इक्वल टू 0। समीकरण है मतलब 0 के बराबर होगा। और इसमें इन दोनों का मान रख दीजिए, या सीधे सीधे आपको इनका योग, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता है, तो सीधे सीधे वो रख दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। उसको सिंप्लीफाई करके आप देख लीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि आपको अल्फा और बीटा के मान अलग अलग पता है, जैसे मान लीजिए अल्फा का मान 5 आया और बीटा का मान 7 आया, और यदि आपको बोलता है कि द्विघातीय समीकरण बना के बताइए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसी सूत्र में, इसी फॉर्मूले में अल्फा की जगह पे 5, बीटा की जगह पे 7 डाल दो और फिर इसे हल कर लो, सिंप्लीफाई कर लो और आपको समीकरण मिल जाएगा। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर माइनस
-12x प्लस 5 सत्ते 35 इक्वल टू 0। तो ये बन गया वो द्विघातीय समीकरण। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो द्विघातीय समीकरण होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, यदि उनका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो एक परवलय की तरह बनता है, पैराबोला की तरह बनता है। तो वो पैराबोला कई तरह से हो सकता है ऐसा पैराबोला हो सकता है ऐसा परवलय हो सकता है ऐसा परवलय हो। तो अलग अलग तरह से इसके ग्राफ बन सकते हैं और इसमें हम और डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि परवलय बनेगा और वो परवलय या तो ऊपर की तरफ मुंह खोलेगा जैसे इन दोनों में देख रहे हो, या फिर नीचे की तरफ मुंह खुलेगा उसका। अब किस तरफ मुंह खुलेगा तो वो डिसाइड होता है a के मान से। a मतलब कि जो क्वाड्रेटिक टर्म हमने देखी, x की घात 2 वाली जो पद हमने देखा, उसके गुणांक से। यदि उसका गुणांक 0 से बड़ा है मतलब कि धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इस पैराबोला का परवलय का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुलेगा जैसे कि इन दोनों में हो रहा है। और यदि इस क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब कि x की घात 2 वाले पद का गुणांक ऋणात्मक हो, 0 से छोटा हो, तो ये परवलय पैराबोला नीचे की तरफ मुंह खोलेगा। तो मेरे ख्याल से परवलय का ग्राफ कैसा बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करते हुए। बाकी इसको हम और डिटेल में धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल आज जो हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे उन पे आधारित कुछ साधारण से प्रश्नों को हल करके देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न आपको सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, और इस प्रश्न में क्या लिखा है। तो इस प्रश्न में लिखा है एक द्विघातीय समीकरण आपको दे दिया गया है। यह द्विघातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 10 सेकेंड में इसका उत्तर चाहिए। जल्दी से प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है। द डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विचलक का मान क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का विचलक का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका सूत्र है। एबीसी के मान क्या होंगे, तो ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान ऋण 5 होगा माइनस के साथ, और सी का मान हो गया ऋण 3, और ए का मान हो गया 2। इन सारे मानों को यहां पर रख दीजिए। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -5 की घात 2 माइनस 4, ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 2, सी का मान कितना हो गया ऋण 3। यदि इसे हल करेंगे तो 5 की घात 2। अब देखिए नेगेटिव ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पे वो धनात्मक हो जाती है, तो 5 25, और देखिए ये ऋणात्मक तो ऋण माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कुल मिला के 24 हो गया। तो 25 और 24 को यदि जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 49। तो डी डिस्क्रिमिनेंट का मान यहां पर 49 आ गया। अब प्रश्न यह आता है कि यहां पर जो मूल है उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। तो साफ तौर पे देख रहा है डी का मान 0 से बड़ा है, मतलब रूट्स रियल होंगे, वास्तविक होंगे, और अनइक्वल होंगे मतलब भिन्न भिन्न होंगे। अच्छा, वैसे इस प्रश्न में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट विचलक पूछा था जो कि 49 आया है, मतलब हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए, जिनका सही बना थम्स अप कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है पढ़िए। यहां पर लिखा है 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1/4, ये एक द्विघातीय समीकरण है और इसके मूल एक समान है, मतलब कि बराबर है, इक्वल रूट्स है। तो b का मान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विचलक का मान डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब कि मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी। तो यदि d का मान 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल, एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। और इस प्रश्न में d का मान 0 लिया जाएगा क्योंकि इसके रूट्स बराबर है। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए abc के मान यहां पर देखते हैं, तो b की जगह पे तो भाई b ही आएगा, -4। a की जगह पे क्या आ जाएगा, तो a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 9 आ जाएगा। c की जगह पे ये आ जाएगा, मतलब c की जगह पे 1/4 आ गया, इक्वल टू 0। इसको हल करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो कुल मिला के यहां पर क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 9
इक्वल टू 0, बी स्क्वायर को 9 के बराबर कर देंगे तो यहां से आपको b का मान मिल जाएगा +-3, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो +3 भी होगा -3 भी होगा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी +-3। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, यदि कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न जो आपको सामने दिख रहा है, यहां पर पूछा गया है कि इन दिए गए समीकरणों में कौन कौन से समीकरण या कौन सा समीकरण द्विघातीय समीकरण है और कौन सा नहीं है। वैसे तो आपको सिर्फ नहीं है वाला बताना है, मतलब 3 होंगे और 1 नहीं होगा। अब वो कौन सा नहीं होगा वही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, हम पूरा का पूरा हल नहीं करेंगे। द्विघातीय समीकरण होने का रूल क्या है? ax² + bx + c = 0। यदि कोई समीकरण इस प्रकार से है तो द्विघातीय समीकरण होगा। यहां पर ये वाली पद नहीं भी है तो भी चलेगा, ये वाली पद भी नहीं है तो भी चलेगा, ये वाली पद मतलब ये टर्म होना बहुत जरूरी है और क्यूब वाली टर्म या x की घात 2 से बड़ी घातों वाली पद नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम पहले समीकरण को देखते हैं तो देखिए, मैं थोड़ा सा हल करता हूं, पूरा नहीं हल करता। बाहर में 2 आया है, यहां x-1 का होल स्क्वायर है तो a-b का होल स्क्वायर लग जाएगा, जो कि होता है a² + b² - 2ab। a-b का होल स्क्वायर मैंने लगा दिया, समझ गए। और राइट साइड में इधर पे ये वाले जो पद है वो इस प्रकार है। यदि इधर आगे मैं इसको हल करना चाहता हूं, 2 से गुणा करूंगा तो 2x² + 2, इधर पे ये जब इससे गुणा होगा तो -2x होगा, ये भी 2 होगा, मतलब -4x बन जाएगा और इधर पे कुछ ऐसे टर्म आ जाएंगे। अब यदि इसको मैं आगे हल करूंगा तो क्या मुझे x की घात 2 वाली पद मिलेगी? हां मिलेगी, x की घात 2 वाली पद जिंदा रहेगी, है ना, उससे बड़ी घात वाली कोई पद नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण है। क्या अगला वाला द्विघातीय समीकरण होगा? तो भाई यहां तो और आसान है, -x² को यदि इधर भेजता हूं तो +x² मिलेगा, मतलब कुल मिला के इधर पे क्या मिलेगा? इधर पे 0 आएगा, इधर पे -x², उधर जाके +x² बना, मतलब कि 2x² हो गया और ये -2x + 5 हो गया, मतलब दूसरा वाला भी द्विघातीय समीकरण है। क्या तीसरा वाला द्विघातीय समीकरण है कि नहीं? तो इधर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा और चौथा, ये 2 प्रश्न और बच गए, इसको एक एक करके देखते हैं, है ना। तीसरे में यदि आप इसका वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ऐसे ही बनेगा। तो यहां पर √2x का होल स्क्वायर + √3 का होल स्क्वायर + 2 × √2x × x, ऐसे ही बनेगा लेफ्ट साइड में, मतलब इधर मैंने a-b का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस एक और x² है, ध्यान रखिएगा, एक और x² है, ये वाला एक और x² है। राइट साइड में यदि हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें? 3x² - 5 दिख रहा है। अब पूरा का पूरा मैं हल नहीं कर रहा हूं, आप एक चीज देखिएगा, यदि मैं इसका वर्ग करता हूं तो क्या बनेगा? 2x² और एक और x² है, मतलब कुल मिला के 3x²। तो ये जो 3x² है ये इस 3x² से कट जाएगा, तो x की घात 2 वाली पदे यहां से हट जाएंगी, टर्म्स यहां से हट जाएंगी। इसका मतलब यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं होगा, ये वाला होगा। भले यहां पर आपको x की घात 2 वाली पद देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप इसको आगे हल करेंगे तो x की घात 4 और x की घात 3, ये दोनों पदे यहां से, ये दोनों पद, ये दोनों टर्म्स यहां से हट जाएंगे और आपको यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c वाला टर्म देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चूंकि इसने पूछा है कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कारण पे आधारित इस प्रश्न पे, तो देखिए इस तरह के प्रश्न आप देख रहे हैं कि काफी पूछे जा रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें जाती हैं। तो एक बार इसको समझते हैं, असर्शन रीजन, मतलब कि कथन कारण के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है, 4x², जिसका मान है 4x² - 10x प्लस ब्रैकेट के अंदर में लिखा है यहां पर k -4 = 0, और आपको बोल रहा है का एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम है।
तो k का मान 8 होगा। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम, अब देखिए मूलों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो इसके अनुसार यह बोलना चाह रहा है कि अल्फा जो है वो बीटा का व्युत्क्रम है, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 1/बीटा। इसका मतलब यह हुआ कि इसको यदि मैं इधर गुणा करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, मतलब इन दोनों का गुणनफल 1 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा c/a के बराबर होता है। तो यदि इसको हम आगे और हल करें तो इसको यहां गुणा करने पे c का मान a के बराबर आया, मतलब c और a एक बराबर होने चाहिए। अब देखिए यहां पर c क्या है, a क्या है, तो a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो a का मान तो आ गया 4। c जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो स्थिर पद होती है, वो हो गया, तो c का मान आ गया यहां पर k-4। यदि हम इन दोनों को बराबर कर दें तो 4 इक्वल टू k-4, ये -4 इधर गया, तो कुल मिला के k का मान 8 मिला। इसका मतलब ये चीज तो तय हो गई कि भाई इसका जो असर्शन है, मतलब कि जो कथन है वो सत्य है। अब इसका रीजन, इसका रीजन सही है कि नहीं, तो अब रीजन में देखो क्या लिखा है, रीजन में लिखा है x² - x + 1 के जो मूल है वो वास्तविक होंगे, मतलब कि रियल होंगे। तो किसी भी द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक होंगे कि नहीं, ये हमें विचलक से, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र ये होता है b² - 4ac। अब देखिए इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट विचलक का मान निकालते, तो b का मान आ गया -1, तो -1 इसका होल स्क्वायर, -4, a का मान आ जाएगा 1 और c का मान भी आ जाएगा 1। तो यदि इसे आगे मैं हल करता हूं तो d इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा और इधर पे -4 हो जाएगा, तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, -3। मतलब कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसका कारण जो है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। तो असर्शन ट्रू है, कथन सत्य है, रीजन नहीं है, रीजन गलत है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस छोटी सी क्लास में हमने कुछ 2-4 प्रश्नों को देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघाती समीकरण पे आधारित, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं अलग अलग तरह के जो आपको इस रेगुलर बैचेस में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको और भी एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और द्विघातीय समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अलजेब्रा के अंदर आता है, ये बीजगणित के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यदि आपका 70 नंबर का सिर्फ गणित पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए लगभग 3 से 4 प्रश्न तो सीधे तौर पे इस पे आधारित मिलेंगे, और डायरेक्टली जो नहीं, इनडायरेक्टली भी ये कई सारे चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। आपको कैसे लगी प्लीज फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।